Your reaction, please. ना, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। हम 2019 से इस दिन का इंतज़ार करते आए, क्योंकि हमें अपनी जगह ये लगता है कि हमारा जो मौक़िफ़ है वो सही है और हमारा जो केस है वो मजबूत है। अब हम सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद भी रखेंगे और गुजारिश भी करेंगे कि इसमें सुनवाई जल्द से जल्द मुकम्मल हो। तारीख में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए और क्योंकि कई सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। अब इलेक्शन को लेके जो पिटिशन आया था पैंथर्स पार्टी के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी इसके साथ जोड़ दिया हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस सुनवाई के इंतज़ार में हमें इलेक्शन का भी इंतज़ार करना पड़े। तो जल्द से जल्द ये मामला जो है इसकी सुनवाई मुकम्मल हो और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लोगों के सामने रखें। आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? क्योंकि हम इंसाफ एक्सपेक्ट करते हैं ना। कल बीजेपी की तरफ से एडवांस दिया गया था। नहीं, हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? हम इंसाफ एक्सपेक्ट करते हैं ना। हम उम्मीद करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हुआ 5 अगस्त 2019, जो धोखा जो हुआ, जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं, उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा हमें। कल विजेंद्र सिंह आया था, उन्होंने कहा इस पे वाबला करने की क्या जरूरत है, जबकि ये नेहरू ने उस वक्त ब्रैकेट में लिखा है इट वाज अ टेम्पररी, तो हम तो इन्हीं का काम आसान वो तो सही बात है, लेकिन वो किस अंदाज में टेम्पररी था वो भी समझने की ज़रूरत है ना। क्योंकि उस वक्त क्या कहा गया था कि प्लेबिसाइट के ज़रिए ये तय होगा कि जम्मू कश्मीर कहाँ जाएगा। आखिरकार इन 60-70 सालों में हमने ये कहा कि ना अब प्लेबिसाइट नहीं, जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा है। तो अगर वो परमानेंट बना तो उसका मतलब 370 भी परमानेंट है ना। आप एक ही इस आर्ग्यूमेंट के एक ही हिस्से को अपने फायदे के लिए नहीं ले सकते हो। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि वो किस अंदाज में टेम्पररी रखा गया, और अगर उस टेम्पररी को परमानेंट में तब्दील किया गया तो फिर ये टेम्पररी भी परमानेंट में तब्दील हो जाता है। आज आपने अखबार पढ़ा होगा, उसमें सेंटर ने क्लियरली लिखा है जब से एब्रिगेट हुआ है स्टेबल जेएंडके है, पीस प्रोसेस हर किसी एंगल से है, यहाँ नॉर्मल सी है और फुली डेवलप्ड। लेकिन आप फुली डेवलप तो आप लोगों से पता करिए ना। वो हमें पता है, यहाँ 1 घंटे बारिश होती है तो दूसरे घंटे के बाद यहाँ सैलाब का खतरा होता है। यहाँ सड़कों की हालत क्या है, बिजली की हालत क्या है, महंगाई की हालत क्या है, स्कूल और कॉलेजेस में क्या हाल है। नए प्रोजेक्ट्स, इन्होंने जिन जिन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया उनकी शुरुआत दूसरी हुकूमतों में हुए हैं। लेकिन आर्ग्यूमेंट ये नहीं क्या जो हुआ वो गैर कानूनी था या नहीं, वो गैर आईनी था या नहीं। आर्ग्यूमेंट इतना ही है, नॉर्मल सी की बात नहीं है। नॉर्मल सी तो 89 से पहले भी था, उस वक्त तो 370 था। उस वक्त 370 हटाने की जरूरत क्यों नहीं थी? अच्छा, 2014 से भी कैसे पहले भी हालात ठीक थे क्या? 2012, 2013, 2014 सैलाब से पहले हालात ठीक नहीं थे क्या? टूरिज्म रिकॉर्ड नंबर में टूरिस्ट, क्या उस वक्त डेवलपमेंट नहीं हुआ? जो आप क्या उस वक्त पंचायत इलेक्शन नहीं हुए? जिस पंचायत इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, इनके पंचायत इलेक्शन का टर्नआउट और 2011 के पंचायत इलेक्शंस का टर्नआउट, उसमें फ़र्क देखिए ना। 80-90% लोगों ने उस वक्त इलेक्शन में हिस्सा लिया। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरह देख रहे हैं, जबकि गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा था ये आर्टिकल नहीं है, पूरे मुल्क का मसला है, हर किसी। लेकिन अब कोई प्रपोजल है अभी? हम किस चीज़ पे बात कर रहे हैं? मैं अगर मुखालफत करूं भी तो किस चीज़ की करूं ना, मेरे पास तो कोई प्रपोजल नहीं है। जहां तक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। वजीर आजम ने कहा कि यूसीसी पे बात होनी चाहिए, यूसीसी लागू होना चाहिए, लेकिन कोई प्रपोजल तो आया नहीं ना। प्रपोजल आने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो कि बात चल रही है और कहीं कहीं बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं जी इसमें एग्जेम्पशंस होंगे, नॉर्थ ईस्ट के लिए एग्जेम्पशन होगा, ट्राइबल के लिए होगा, क्रिश्चियंस के लिए होगा, दूसरे दलित्स के लिए होगा। लेकिन अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है यूनिफॉर्म, मतलब इस मुल्क के हर बाशिंदे पे वो लागू होना चाहिए। मिशन यूनिटी की बात हो रही है, 17 को एक और बैठक फिर हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछली बैठक में शामिल हुई थी, क्या इस बार भी जाने का इरादा है या फिर? इरादा तो है, इरादा है। लेकिन पहली बैठक के बाद ही महाराष्ट्र में एनसीपी टूट गई। क्या आपको लगता है कि जितना अपोजिशन एकजुट होने की कोशिश कर रही है, पार्टियां टूट रही हैं? अब एक पार्टी टूटी और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी पार्टियां टूट चुकी हैं। कांग्रेस को मध्य प्रदेश में तोड़ा गया, क्या उससे पहले किसी ऑपोजिशन मीटिंग की ज़रूरत थी? ये सिलसिला चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा।
लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो पॉलिटिकली मुझे नहीं लगता है कि पार्टी टूटने के बाद शरद पवार साहब कमज़ोर हो गए हैं। उल्टा मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और ख़ासकर जिस तरह के बयानात आए अजीत पवार साहब की तरफ से, जो उन्होंने शरद पवार साहब की उम्र को लेके बात की और कहा कि इससे पहले ही उनको रिटायर हो जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं किया होगा। और नतीजे आपके सामने आएंगे जब लोगों को वोट देने का मौका मिलेगा।